स्टार्ट हो गया था डिफेंस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हो गया था। कौन सा डिफेंस टेक्नोलॉजी किए थे हम लोग? एयर डिफेंस सिस्टम। चार ठो एयर डिफेंस सिस्टम का नाम बताइए, इंडिया का क्या क्या है? आकाश का, आकाश जो है उसका मारक क्षमता कितना है? हम्म। 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 हम लोग कौन सा बाहर भेजे हैं, बाहर बेचे हैं? किसको बेचे हैं? ठीक है। और एयर डिफेंस सिस्टम का यूटिलिटी क्या होता है? वो तीन चीज़ों को पहले हम्म। जो फ्लाइट फ्लाइट मतलब हम्म। और ड्रोन को मारेगा हम्म। और एयरक्राफ्ट जो आएगा उधर से हम्म। हाँ। और क्रूज मिसाइल को हम्म। 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 और बैलिस्टिक मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल को। चार चीज़ें। कौन सा टॉपिक हम लोग का था? ये था ना, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, है ना? लिखेंगे आगे, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के बारे में कुछ आइडिया है? जो नया भी आएगा 7 की जो हाँ, हाँ क्वेश्चन में पूछा गया था, तो लिखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ठीक है, हेडिंग दे दीजिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऑफ इंडिया। शांति बिल क्या है? इसमें सर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और जो गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन लगा के रखी थी उसको रिड्यूस करना है। हम्म। और 1986 का जो लॉ था उसको और एक और लॉ था 2010 का, उस दोनों को मर्ज करके हम्म। मर्ज किया गया, उसको साइलेंट कर दिया। फिर एक कमेटी बनाया जाएगा जो उसका देखरेख करेगा। अच्छा। और पहले था कि अब उसमें आप जो कंपनी है हम्म। उसके ऊपर लाइबिलिटीज थोपा जाता था। हम्म। अब जो है लाइबिलिटी एक ही बार मतलब उसको डिसाइड कर दिया है कि आप इतने लेवल तक अगर हार हो जाते हैं हम्म। आपको कुछ पेनाल्टी ना देना पड़ेगा। अच्छा, और जिससे कुछ? एफडीआई वगैरह बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इंडिया का जो गोल है हम्म। 500 मेगावाट गोल है हम्म। फंड हाँ, ठीक है, देखिए इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को पूरा हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं ओवरऑल। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सरकार ने नेट जीरो 2070 लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा विस्तार को गति दी है। गवर्नमेंट हैज एक्सीलरेटेड न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्सपेंशन। गवर्नमेंट हैज एक्सीलरेटेड न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्सपेंशन to meet net zero 2070 targets. Capacity expansion to meet net zero 2070 targets. क्लियर है? समझ में आया बात? कि जो सरकार जो है वो क्या करता है, तो नेट जीरो को पाने के लिए, नेट जीरो मतलब क्या? जितना हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं उतना ही हम क्या उतना ही? मतलब एक मतलब लिमिट में मतलब उतना ही हमारा जो फॉरेस्ट है वो जितना नहीं, नलीफाई हो जाए, सिंपल सी बात ये है। तो 2070 तक हम लोग का ये लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को भी क्या किया है, तो अब गति दिया है। यानी कि ऑब्वियस ये बात है कि एनर्जी हमको अगर न्यूक्लियर सोर्सेज से मिलेगा
तो इसका बेनिफिट क्या है? कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी देखने के लिए मिलेगा। तो लिखेंगे कि टारगेट है कि 2031-32 तक 22,480 मेगावाट 22,480 मेगावाट जो है न्यूक्लियर एनर्जी को क्या किया जाए, प्रोड्यूस कर लिया जाए। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, 22,480 का, ठीक है भाई। 31-32 इसमें अगर बात करते हैं, आगे लिखेंगे कि फोकस ऑन, जो मेन फोकस रहेगा, फोकस ऑन इंडिजिनस PHWR, ये रिएक्टर है। PHWR का फुल फॉर्म क्या होता है? PHWR प्रोटोटाइप, हाँ हाइब्रिड, हाँ ठीक है। एक रिएक्टर है PHW रिएक्टर्स, लिखेंगे फोकस ऑन इंडिजिनस PHWR इस रिएक्टर्स, यानी कि फोकस ये जो है, जो PHW रिएक्टर जो रहेगा उससे 700 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन होगा। कितना? 700। हम लोग का फोकस है कि PHWR से रिएक्टर से कितना 700 मेगावाट जो है उत्पादन जो है किया जाए। कितना उत्पादन किया जाए? 700 मेगावाट। और जो कलपक्कम है वहाँ पे क्या किया जा रहा है? तो FBR बनाने का बहुत ज़्यादा, हाँ फास्ट जो ब्रीडर रिएक्टर है उसको बनाने की क्या की जा रही है, तो वहाँ पे कोशिश जो है वो की जा रही है। कहाँ पे? हाँ तमिलनाडु के कलपक्कम में। लिखेंगे फोकस ऑन इंडिजिनस PHWR 700 मेगावाट एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दैट इज FBR एट कलपक्कम। स्वदेशी 700 मेगावाट PHWR और कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर जोड़, फोकस ऑन इंडिजिनस PHWR 700 मेगावाट एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR एट कलपक्कम। अगला है कि क्या, अच्छा, स्वदेशी 700 मेगावाट PHWR और कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर जोड़, ठीक है, और कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर जोड़। हाँ आता ही है, लेकिन जो मेनली है FBR पे हम लोग का जोड़ ज़्यादा भी है, खास करके कलपक्कम वाला पे, ठीक है। वो मॉड्यूल है, वो तैयार हो जाएगा तो हम लोग वैसे वैसे बहुत सारा तैयार कर लेंगे। वो पहला फेज है। लिखेंगे इसमें एक होता है SMR। व्हाट इज SMR? उस पर भी बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है कि भैया, लिखेंगे पॉलिसी पुश फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन फ्यूचर इनर्जी मिक्स। भविष्य के ऊर्जा मिश्रण में आप लोग नहा करके आते हैं क्या? अभी आप भी नहीं, ठंडा नहीं लग रहा है? क्या करें, मतलब नहा ही नहीं पाते हैं। आज मिला करके साथ 8वां दिन हो गया। क्या? ओ, हमको तो बेड पे ही चाय मिल जाता है बिना मुंह धोए। लिखेंगे इसमें पॉलिसी पुश फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन फ्यूचर एनर्जी मिक्स। भविष्य के ऊर्जा मिश्रण में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर नीति स्तरीय प्रोत्साहन, ठीक है। अब हम लोग कुछ देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूशंस, उसको नाम जो है, जो भी चीज़ें सब बतलाया जा रहा है काफ़ी शॉर्ट में है, और इस सब चीज़ को डाल करके आंसर में अंडरलाइन कर देना है। उससे ये पता चलेगा कि आप बहुत चीज़ जानते हैं, ठीक है।
तो काफ़ी कॉन्साइज है, और जब भी कुछ भी आंसर लिखना हो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड तो इन बातों पे विशेष ध्यान जो है वो दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क में, कि अभी जो DAE इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये क्या करता है, ये नीति निर्धारण करता है। ये क्या करता है, तो नीति निर्धारण करता है। लिखेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग DAE नीति निर्धारण करता है। क्लियर है? नीति निर्धारण मतलब क्या, पॉलिसी मेकिंग्स एंड डिसीजंस में कौन करता है, तो आपका DAE करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, अगला लिखेंगे इसमें कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु संयंत्रों का संचालन करता है। क्या करता है ये, न्यूक्लियर रिएक्टर संचालन का इंग्लिश क्या होगा, रेगुलेशन। ठीक है, वो कौन करता है, तो NPCIL। NPCIL रेगुलेट द न्यूक्लियर रिएक्टर। NPCIL परमाणु संयंत्रों का संचालन करता है। तो बार्क क्या करता है, बार्क का काम क्या है, थोड़ा सा जानना है ना, लिखना पड़ेगा, इसको लिख कर अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो फिर DAE क्या करता है, हाँ, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कौन करता है, तो बार्क। लिखेंगे बार्क अनुसंधान एवं विकास करता है। बार्क जो है वो क्या करता है, अनुसंधान एवं विकास करता है। बार्क जो है अनुसंधान एवं विकास करता है। बार्क जो है अनुसंधान एवं विकास करता है। ठीक है, ये जो एटॉमिक एनर्जी है इसको लीगल बेस कब मिला, इसे फैक्ट है जो आपको आंसर में डालना है। लीगल बेस करना, ठीक है भाई, एटॉमिक एनर्जी देश के लिए जरूरी है, ये कब हुआ, 90 जवाहरलाल नेहरू कब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम में ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए किस प्रधानमंत्री का कौन सा कार्यकाल रहा और कम से कम 10-20 इंपॉर्टेंट काम क्या किए थे। तो 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था और इसके बाद इसको क्या किया गया था, लीगलाइज किया गया था। लिखिएगा आगे कि लीगल बेस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, यानी कि 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम कानूनी आधार प्रदान करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये 4 इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं। एक है DAE, DAE क्या करता है, पॉलिसी। एक है NPCIL, बार्क, और लास्टली जो है कि इसको लीगल बेस कब मिला, तो 1962 में कौन सा एक्ट था, हाँ, तो बहुत अच्छा। आगे हम लोग अगर देखा जाए तो लिखेंगे इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एंड शांति, लिखेंगे, यही लिखना है आपको, इंडियाज भारत का न्यूक्लियर सिद्धांत और शांति, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एंड शांति। ठीक है, पीस। तो ये जो पोखरण में जो टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था, पोखरण, पोखरण तो मूवी भी आया था यार, कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ, एक इस्माइली बुद्धा के तौर पे
लास्ट वाला कब हुआ है ये लिखना है, लिखिएगा कि पहला वाला तो ऐसे ही हो गया था, सेकंड वाला में कुछ फैसला लिया गया, ठीक है। तो लिखेंगे आफ्टर 1998 टेस्ट एट पोखरन, आफ्टर 1998 के पोखरन परीक्षण के बाद, 1998 के पोखरन परीक्षण के बाद भारत ने एक नीति अपनाया जिसको हम लोग बोलते हैं NFU। व्हाट इज NFU? व्हाट इज NFU? किस कलर से लिखें? कलर कौन सा लिखें? और आप लोग ब्लैक, ब्लैक निगेटिव लगता है, हम तो कॉपी में मना करते हैं नहीं लिखने के लिए। जल्दी बताइए कौन सा? नहीं लिखेंगे ब्लू से। NFU, NFU मतलब क्या? नो फर्स्ट यूज। ये पॉलिसी क्या होता है कि भले ही हम लोग न्यूक्लियर डेवलप कंट्री हैं, बट फिर भी हम लोग सबसे पहले कभी भी इसका यूज, हम लोग के खिलाफ कोई अगर यूज करेगा तभी हम करेंगे, हम पहले यूज नहीं करेंगे। देखेंगे पहले उपयोग न करने की नीति 1998 के, उस समय नहीं हुआ था, इंदिरा गांधी के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, बस कर दे दी थी डायरेक्ट, उसको मतलब ही नहीं था, वो किसी को सुनती भी नहीं थी ना ज़्यादा कुछ, तो कोई मतलब नहीं था किसी से। लेकिन जब 1998 में हुआ तो बोला गया कि हम लोग क्या हैं कि पहले यूज हम लोग नहीं करेंगे। आगे लिखेंगे इसमें क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इसका मतलब क्या होता है भाई? क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, DETERRENCE, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता अपनाया गया। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता अपनाया गया, यानी कि नहीं कि अगर हम यूज किए तो इसको प्रतिरोध करना बहुत क्या होगा, तो मुश्किल होगा, मतलब बहुत ही क्या है, ये डेडली है इंडिया वाला, समझ में आया? अगर हम यूज करेंगे तो फिर बचना मुश्किल है। एक तो हम पहले यूज नहीं करेंगे, और हम यूज किए तो मेरा नॉर्मल वाला नहीं है कि हल्का फुल्का इफेक्ट करेगा, वो पूरा बहुत गंदा इफेक्ट करेगा, बहुत डेडली है। तो समझ में आ रहा है कि कठोरता और सरलता का दोनों का क्या है, तो ये मिश्रण है। लिखेंगे विश्वसनीय कि ये जो हमारा जो सिस्टम है ये काफ़ी क्या है, तो वो चाइनीज माल की तरह नहीं है, अविश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय है। और इसका आप इसको प्रतिरोध, जो आपका जो प्रतिरोध क्षमता है कि इसको रोका जा सकता है, वो आपके पास में नहीं होगा, इतना डेडली है ये। क्रेडिबल मिनिमम नहीं होता, जिसका जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है बात? जैसे दो ठो बच्चा होता है घर में, एक बहुत पढ़ते पढ़ते रहता है, काम वाम भी कर लेता है घर का, और एक थोड़ा सा आप लोग जैसा होता है, तो क्रेडिबिलिटी किसका ज़्यादा होता है? पहला वाला का, वही है। लिखेंगे बट तीसरा पॉइंट, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोड़। 1998 के बाद में 3 चीज हुआ कि इम्फेसिस ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इम्फेसिस ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोड़ दिया गया। क्लियर है? आगे मेंशन करना है इसमें कि लिखेंगे ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट। अगला हेडिंग है ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट। लिखेंगे इसमें भारत NPT और CTBT पर हस्ताक्षर करता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, उसके ऊपर हस्ताक्षर भारत का नहीं है। ये क्या है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या होता है? हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसमें इंडिया इज नॉट ए साइनेटरी टू ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स।
यानी कि हम अपने न्यूक्लियर जो शस्त्र है उसका हम लोग क्या करेंगे, कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बना लिए 500 और धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग करने वाले नहीं है। जो बन गया सो बन गया। तो लिखेंगे भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है। या फिर अगर बात किया जाए न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कि हम भविष्य में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी हम हस्ताक्षर जो है वो किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। अभी भी चाहे तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है अभी? क्योंकि डेटरेंस है, टू फ्रंट वॉर है हमारे पास, तो जो पड़ोसी है हमारे उनके पास न्यूक्लियर है, चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया। थोड़ा सा एडवांस तो बहुत दिन से हुआ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। 1998 से अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर गवर्नमेंट भी बना हुआ है मेजोरिटी का, थोड़ा सा एक दो कर ही लेगा तो क्या हो जाएगा। फिर आकर के बोल दिया जाएगा कि हम अपने शांति के लिए या अपने बचाव के लिए अपने डिफेंस में कर रहे हैं हम। इसका मेन उद्देश्य यही था, उन्होंने रोक लगा दिया था कि जो न्यूक्लियर का जो रॉ मटेरियल होता है वो नहीं मिलेगा। बाद में हमने ट्रीटी किया अमेरिका के साथ। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। हाँ उसके बाद आना बंद हो गया, तो हाँ। लेकिन ये हम्म। कम सस्टेनेबल है बाद में। तो फिर तो बोल ही रहा है कि मतलब अभी तो मैच के बाद तो बोला ही वो कि न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। तो एक ठोक क्यों नहीं, मतलब हाँ बोला, पार्लियामेंट में बोला गया है। हाँ, ये मतलब पॉलिसी चेंज करने का मतलब हम इतना मतलब नो कॉस्टेज पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसको बोलना चाहिए कि कम से कम एक छोटा सा भी प्रयोग अभी करना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे तो सब बहुत दिन से रखा हुआ था, जंग वंग लग रहा था, थोड़ा सा हम देखें हैं प्रैक्टिस करके, बट हम आप पे यूज नहीं करेंगे। बस आप बोले कि हम गिरा सकते हैं तो हम देख लें कि मेरा वाला सही से काम करता है कि नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, नुकसान क्या, सिर्फ डिफेंस में किया गया कार्य ठीक है, उधर का थोड़ा सा पार्ट चल ही जाएगा तो क्या दिक्कत है। लिखेंगे इसमें सिविल, ये लिख लिया ना कि भारत जो है एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है। दूसरा लिखेंगे 2008 के असैन्य परमाणु समझौतों के बाद वैश्विक सहयोग में वृद्धि हुई है। ये जो आप बोल रहे थे अभी, यूएस से जो डील हुआ है, कब हुआ है? तो 2008 में ही हुआ है डील। तो 2008 के असैन्य परमाणु समझौते के बाद वैश्विक सहयोग में वृद्धि हुई है। व्हाट इज ये जो लिखा हुआ है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, यानी कि हम आपको कॉपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन जब आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किसमें कीजिएगा? हाँ, इसको लिखते हैं सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, इसको बोलते हैं। आफ्टर 2008 इंडो यूएस डील स्ट्रेंथेंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन आफ्टर 2008 इंडो यूएस डील स्ट्रेंथेंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। 2008 के असैन्य परमाणु समझौतों के बाद वैश्विक सहयोग में वृद्धि हुई है। ऐसा वाला सहयोग सुने हैं कभी क्या कि तुम्हारे घर में शादी है तो हम तुमको ना 5 लाख रुपया दे देंगे, तुम शादी वादी करो, खर्चा वर्चा करो, मस्त खिलाओ पिलाओ, लेकिन वही अगर बेटा का एडमिशन कहीं होने वाला है एमबीबीएस कॉलेज में या फिर आईआईटीज में तो पैसा उस समय हम नहीं देंगे। ऐसा कॉपरेशन देखे हैं? होता है जनरली, क्योंकि वो तो बर्बाद हो जाता है इंसान, शादी में खिला पिला के तो बर्बाद हो जाता है, कुछ होता नहीं है, एक दिन में सब खत्म। लेकिन अगर उसका बच्चा पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा के लिए आगे निकल जाएगा, फिर कभी आपसे वो 5 लाख रुपया नहीं मांगेगा इंसान पढ़ाई लिखाई के लिए। तो कुछ लोग इस टाइप का मदद करते हैं, ऐसे चीज़ों में मदद करेंगे जहाँ से कुछ भी प्रोडक्टिविटी, कुछ भी एसेट निर्माण आपके फैमिली में नहीं होगा। तो वैसे लोगों से बच करके वो आपको पैसा दे करके आपको और किस में ढकेल रहे हैं, तो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस में ढकेल रहे हैं। तो उससे अच्छा क्या है कि जो शिक्षा है, हेल्थ में है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। आप आगे लिखेंगे एक इतना पॉइंट जो है, जब भी न्यूक्लियर एनर्जी पे कुछ भी लिखना है तो इतना ये जो फैक्ट है उसको जरूर आपको डालने के लिए है। अगला हमारा है शांति बिल, लिखेंगे शांति बिल। शांति बिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में शांति बिल भारत में शांति बिल क्यों लाया गया, क्यों लाया गया बताइए? प्राइवेट पार्टिसिपेशन हाँ, जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए नेट जीरो का। और
रूल स्ट्रिक्ट रूल था हम्म उसको हम्म लेंगे करने के लिए। और कुछ? तो शांति बिल से हम लोग जो है इतना ही जो है समझने के लिए है। लिखेंगे कि शांति बिल कोई औपचारिक कानून नहीं है। देयर इज नो फॉर्मल शांति बिल इन इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। शांति बिल कोई औपचारिक कानून नहीं है, परंतु यह प्राइवेट पार्टिसिपेशन को परंतु यह प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे देखा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण कदम की तौर पे देखा जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, कोई औपचारिक ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बस क्या है कि पीसफुल यूज करें, प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर के हैं, और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी करें, बस इतना ही चीज़ है। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिएगा, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी पोटेंशियल। हम लोग न्यूक्लियर पे ही देख रहे हैं। इसी में लिख रहे हैं, शांति बिल में ही लिख रहे हैं अभी हम लोग, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी पोटेंशियल। लिखेंगे कि हम लोग का जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो 3 स्टेज में डेवलप हुआ था। तो लिखिएगा इसमें हमेशा कि हमारा न्यूक्लियर एनर्जी 3 स्टेज में डेवलप हुआ था। लिखेंगे कि भारत का परमाणु कार्यक्रम इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज डिजाइंड बाई, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? हाँ, वाज डिजाइंड बाई होमी जहांगीर भाभा अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के उद्देश्य से तैयार किया गया था। ठीक है, भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज डिजाइंड बाय होमी जहांगीर भाभा अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, अंडरलाइन करेंगे, फॉर लॉन्ग टाइम एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखिए, अब ये जो PHWR जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें होता क्या था ना, 3 स्टेज है। तो पहला स्टेज में PHWR को बनाया गया। किसको बनाया गया? PHWR को जो है बनाया गया। इसमें इस रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम का यूज होता था। तो लिखेंगे पहला स्टेज 1 PHWR। दूसरा में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाया गया। दूसरा में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाया गया। FBR। अगर हम बात करते हैं कि इसमें किस मटेरियल का यूज किया गया था, प्लूटोनियम का। लिख लेंगे इसमें ये प्लूटोनियम बेस्ड था ये। और लास्ट में अभी किसका यूज किया जाता है? लास्ट में थोरियम को जो है यूज किया जाता है। ठीक है, थोरियम को। तो समझ में आया, 3 स्टेज में डेवलप हुआ है। पहला स्टेज में क्या है? PHWR, जिसमें कि नेचुरल यूरेनियम का यूज किया जा रहा है। दूसरा क्या आपका है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें किसका यूज किया जा रहा है? तो प्लूटोनियम का। और जो अभी जो है अभी बताइए कि इंडिया में
अभी थोरियम का यूज हो रहा है। इंडिया में थोरियम है या नहीं है? पूरा वर्ल्ड का थोरियम जो रिजर्व है उसका कितना परसेंट है भारत में? ये डेटा है, आपको ध्यान में रखना है। कितना है? अगर पूरे दुनिया में 100 केजी थोरियम है तो इंडिया में कितना केजी होगा? हाँ, 80 केजी। दुनिया का 80%। अगर बात किया जाए इंडिया में, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इंडिया का वर्तमान क्षमता कितना है? वर्तमान क्षमता डेट इज ऑपरेशनल कैपेसिटी कितना है? हाँ, क्षमता का बात किया जा रहा है। हाँ, कैपेसिटी कितना है कि कितना हो सकता है? क्षमता मतलब क्या है? जैसे आपसे आपसे हम पूछें कि आपका क्षमता क्या है, तो आप ये बोलिएगा सर मेरा क्षमता ये है कि इस बार बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेंगे, यूपीएससी हमसे नहीं होगा क्योंकि हम डाइवर्ट हैं। ये क्षमता है कि नहीं? और भले ही आप कर नहीं पा रहे हैं अलग मैटर है, बट क्षमता तो है ना, इस बार तो हम सर निकाल के इस बार बैठेंगे। मतलब ये अलग चीज़ है। ऑपरेशनल कैपेसिटी यानी कि बात किया, इसमें बात किया जाए वर्तमान क्षमता कितना है हमारा, उस क्षमता तक तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ना, एक अच्छे से चलाया जाए तो 7000 मेगावाट का क्षमता है। लिखिएगा कि ऑपरेशनल कैपेसिटी 7000 प्लस मेगावाट, वर्तमान क्षमता लगभग 7000 प्लस मेगावाट। और लक्ष्य क्या है? लिखवाए ही है, क्या है? 22480। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे लिखेंगे। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा लिखेंगे शांति एक्ट का फुल फॉर्म। एस फॉर क्या है? क्या है? लिखिएगा कि लिखिएगा 2025 शांति एक्ट। शांति एक्ट। एस फॉर सस्टेनेबल, एच फॉर हार्नेसिंग, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हम हिंदी में बोलेंगे। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025 यानी कि भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन अधिनियम, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025
भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन अधिनियम 2025। लिखेंगे एक नया व्यापक कानून है, एक नया व्यापक कानून है, एक नया व्यापक कानून है जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाता है, जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाता है। लिखेंगे इसमें कि इज ए न्यू ओवर आर्किंग लॉ, इज ए न्यू ओवर आर्किंग लॉ दैट मॉडर्नाइजेज इंडियाज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क, जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाता है और पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित करता है। इज ए न्यू ओवर आर्किंग लॉ डेट मॉडर्नाइज इंडियाज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क एंड रिप्लेस द ओल्ड लीगल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाता है और पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित करता है। मॉडर्नाइजेज इंडियाज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क एंड रिप्लेस द ओल्ड लीगल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ये कब लाया गया, तो बहुत जल्दी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, इसको पूछना ही इसको जो है करना ही करना है। तो लिखेंगे कि इसे दिसंबर 2025 में संसद में पेश किया गया। कब पेश किया गया इसको? दिसंबर 2025 में। लिखना है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन दिसंबर 2025, इन दिसंबर 2025 and came into effect आफ्टर अप्रूवल बाई बोथ हाउसेस बाई 18 दिसंबर 2025, और दोनों सदनों द्वारा 18 दिसंबर 2025 तक पारित कर लागू किया गया। तो देखिएगा शांति काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया इंडिया के द्वारा। शांति एक्ट 2025, तो दिसंबर में इसको क्या किया गया? प्रेजेंट किया गया था। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और अगर बात किया जाए कि एक डेट आया कब? 18 दिसंबर 2025 को, जो दोनों हाउस है, डेट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वहाँ से इसको क्या कर दिया गया? तो पास करके इसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर दिया गया। ठीक है, और तो ये जो है इसके तहत किया गया कि जो भी कानून बना हुआ था न्यूक्लियर से संबंधित, जो पुराने कानून है उसमें हाँ सबको क्या किया गया, इसमें जो है उसको मॉडर्नाइज किया गया, अभी के अनुसार ढाला गया इसको। अब शांति एक्ट का जरूरत क्यों पड़ा? अगला जो है इम्पोर्टेंट चीज़ कि ठीक है कि पुराने कानून को चेंज करने का जरूरत क्या पड़ा, क्यों लाया गया शांति एक्ट? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब भी कुछ एक्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ भी, जैसे मान के चलें कि अगर हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बहुत सारे एक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन में लगातार लिखने के लिए आता है, तो जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, तो सबसे पहले जरूरी है समझना कि क्यों लाया गया था। ठीक है, तो हम लोग यही समझेंगे कि लिखेंगे कि इसे क्यों लाया गया, व्हाई शांति एक्ट वाज नीडेड। तो सबसे पहले दो ठो एक्ट था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, कौन सा? 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इतना रोमांटिक परवीन जी हैं, हाँ मतलब छुपा रुस्तम टाइप के हैं क्या? और अगर बात लिखते हैं इसमें कि लिखेंगे इसमें कि टू ओवरहॉल एंड कंसोलिडेट इंडियाज न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क, टू ओवरहॉल एंड कंसोलिडेट
टू ओवरहॉल एंड कंसोलिडेट इंडियाज न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क बाय रिप्लेसिंग द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। भारत के परमाणु कानूनी ढांचों को भारत के परमाणु कानूनी ढांचे को समेकित और आधुनिक बनाने के लिए समेकित और आधुनिक बनाने के लिए 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 के नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम और 2010 के नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ये कब आया था? 2010 में। तो इसी को हटाने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए आया। क्या क्या था? टू ओवरहॉल एंड कंसोलिडेट इंडियाज न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क बाय रिप्लेसिंग द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। भारत के परमाणु कानूनी ढांचे को समेकित और आधुनिक बनाने के लिए 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 के नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करना। और 2010 के नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करना। कोई दिक्कत? दो एक्ट को हटाने के लिए, पहला कौन सा था? 1962 एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को हटाने के लिए। सेकेंड जो है नागरिक परमाणु ऊर्जा विकास में नियंत्रित निजी एवं विदेशी भागीदारी को पहली बार अनुमति देना। टू अलाउ रेगुलेटेड प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन, नागरिक परमाणु ऊर्जा विकास में नियंत्रित निजी एवं विदेशी भागीदारी को पहली बार अनुमति देना। टू अलाउ रेगुलेटेड प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन, इन न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बहुत आसान है इस चीज़ों को समझना कि अगर न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना है तो पहले इसमें एक ही प्लेयर था न्यूक्लियर डेवलप करने के लिए इंडिया में। वो कौन था? तो पब्लिक सेक्टर, यही जो है करता था न्यूक्लियर डेवलपमेंट इंडिया में ही रिस्पॉन्सिबल था। बट इसके साथ दो चीज़ को जो क्या किया गया, जोड़ा गया कि भैया प्राइवेट प्लेयर्स भी जो हैं वो आ सकते हैं इसमें। भारत के न्यूक्लियर डेवलपमेंट में प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो भी आ सकते हैं। और सेकेंड अगर कहा जाए तो और कौन आ सकता है? तो फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन जितना राइट इसको रहेगा पब्लिक सेक्टर वाले को, इसको क्या किया जाएगा? उतना राइट नहीं दिया जाएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रेगुलेट, ध्यान दिया जाएगा कि ये कौन सा काम करे। और रेगुलेट जो है कौन करेगा? तो पब्लिक सेक्टर के अंदर में ही ये रहेगा, यानी कि इसके अंदर में रह करके ये बड़ा भाई का भूमिका में रहेगा, ये छोटा भाई का भूमिका में रहेगा, गद्दार भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। मतलब जो बोला जाए वही क्या करेगा, तो ये काम करेगा। इसको हम लोग क्या, यही मेनली है। समझ में आ रहा है? या मजबूरी में? यस सर बोले, मजबूरी भी तो रहता ही है। हमको मुंडी हिलाने के लिए क्लास में बैठाया जाता था आगे, तो अच्छा एक्टिंग करते थे। जो समझ में नहीं भी आया इतना कभी कभी। यस सर,
सर मज़ा आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है। क्लास 5 तक मेरा यही हाल था। ऊपर टेंशन में कभी लोग ऐसे किए हुए हैं, झूठ मूठ कैसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब हमको पता ही नहीं है कि एसएसटी में कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। बच्चा को क्या पता, मूर्ख बच्चा को क्या पता, उसमें भी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे एक्टिंग वैक्टिंग। तो शायद तुम बोलते भी नहीं क्लास में, कम से कम समझ में नहीं आया तो एक्टिंग करना चाहिए, टीचर का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बोल रहे वही तो कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा। आगे है, मेंशन करेंगे, टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी क्लैरिटी, टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी लाइबिलिटी, सॉरी रेगुलेटरी क्लैरिटी, टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी क्लैरिटी, कॉमा लाइबिलिटी नॉर्म्स, लाइबिलिटी नॉर्म्स, लाइबिलिटी नॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इन द सिविल न्यूक्लियर सेक्टर, नियामक स्पष्टता, टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी क्लैरिटी, लाइबिलिटी नॉर्म्स दायित्व मानदंड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, और निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ करना। ऐसा तो नहीं है कि जो निवेशक कौन कौन अब बन रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स कौन बन रहा है, फॉरेन प्लेयर्स। तो भाई उसको विश्वास दिलाइए कि आपका जो निवेश है, प्राइवेट प्लेयर्स को तो हमेशा बेनिफिट से ही मतलब है, वो उसको कुछ मतलब नहीं है कोई चीज़ों से, कि आपका निवेश, जैसे कि जब इंडिया में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो जो बिछा रहे थे प्राइवेट प्लेयर्स, उनको बोला गया था कि कुछ भी होगा आपको 4.5 से 5% हम क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे, चाहे मेरा लॉस क्यों ना हो। तभी तो प्राइवेट प्लेयर्स आकर के इंडिया में क्या बिछाया था। हाँ, तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तो ये चीज़ है कि सरकार का दायित्व है कि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को लाएं, फॉरेन प्लेयर्स को लाएं, तो उनको आश्वस्त किया जाए कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, तो फायदा होगा ही होगा। ठीक है, बस क्लास अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मतलब वो तो है ही, दुर्घटना का क्या मतलब है, वो तो होगा ही। कुछ लोग जैसे कि मान के चलें कि इसमें तो वो तो हमेशा चाहे सरकारी करे चाहे प्राइवेट करे, दुर्घटना तो होता ही। ऐसा थोड़ी कि सरकारी फैक्ट्री में दुर्घटना नहीं होता है, रिस्क तो है ही लाइफ में। बस उसमें कोई दिक्कत, उतना टेंशन नहीं लेने के लिए है। तैयारी करने में भी रिस्क है, हो सकता है पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए तो पढ़ना तो नहीं छोड़ देंगे, या कोई पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, नहीं होता ऐसा। पढ़ते पढ़ते उसको सब जो घर से ही बाहर निकाले, कितना पढ़ेगा, जाओ अपना देखो अपना। तो बहुत रिस्क है पढ़ाई में, सबसे ज़्यादा रिस्की काम आप कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट करना तो है। ठीक है, आगे है कि इसमें लिखेंगे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट बस एक ही काम ज़्यादा कर रहा है अभी, पता है कौन सा काम, कि बहुत सारे अलग अलग नियम को ख़त्म करके एक नियम इंटीग्रेट कर देना, कि भाई सिंपल रहे, कोई भी समझ जाए। समझ में आ रहा है, जैसे कि अभी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड 4 5 7 जो है एक्ट काम कर रहा था, उसको सबको एक करके यूनिफाइड कर दिया। नहीं बोलता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या पता सबको एक ही करने पे क्यों तुला हुआ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, पूरा जोड़ने पे ही चीज़ें हैं। हाँ, न्यूट्री की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि सेंटर स्ट्रांग होने का कोशिश जो है कर रहा है। तो क्या लगता है कि होने देंगे क्या हम? नहीं होने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी करे, हम नहीं करने देने वाले हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग घर में जाकर बोलते हैं कि टीचर वो पागल हो गया, वो बोलता है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, पागल टीचर से पढ़ के आते हैं, ऐसा नहीं बोलना है, वो यहाँ भेजना छोड़ देगा लोग गार्जियन। लिखेंगे इसमें कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिप्लेसेस प्रीवियस न्यूक्लियर लॉज विथ ए सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क। पुराने परमाणु कानूनों को हटा करके एक एकीकृत ढांचा तैयार किया गया। रिप्लेसेस प्रीवियस न्यूक्लियर लॉज विथ ए सिंगल यूनिफाइड
फ्रेमवर्क, पुराने परमाणु कानूनों को हटाकर एक एकीकृत ढांचा तैयार किया गया, एक एकीकृत ढांचा जो है तैयार किया गया। क्लियर है? मतलब अब हम लोग को अलग अलग सोचने का जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलें कि कोई सिटीजन है और वो अपना माने कि उसको कुछ वो स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसके लिए अलग वेबसाइट पे जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग वेबसाइट पे जाता है, ठीक है, कुछ मानदेय से जुड़ी जानकारी अलग वेबसाइट पे जाता है। तो गवर्नमेंट अब चाह रही है कि जितनी भी जानकारी है सिंगल विंडो सिस्टम पे मिल जाए, एक ही जगह मिल जाए, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये है। तो मतलब जब आप 11-12 में कोचिंग कर रहे होंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर बोलता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते होंगे, तो अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, सब हम ही पढ़ाएंगे एक ही छत के नीचे। वही चीज़ है, बस इंटीग्रेशन है। इससे टाइम बचता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेस उसमें बचता है, हम लोग का समय बचता है, हम लोग ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो पाते हैं। तो इसमें लिखेंगे इसमें कि पुराने परमाणु कानूनों को हटाकर एक एकीकृत ढांचा तैयार किया गया। अगला है ग्रांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रांट स्टेटूटरी स्टेटस टू द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। समझ में आया बात? ऐसा पहली बार हुआ इस कानून के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या किया गया। तो इसको जो है वैधानिक दर्जा दिया गया, स्टेटूटरी लिखेंगे, ग्रांट्स स्टेटूटरी स्टेटस टू द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, दैट इज AERB। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत फास्ट हम लिखवाते हैं क्या? आप लोग को छूट जाता है क्या? कल एक लड़का लिखे हुए था, उसको राइटिंग अच्छा बैठता था, कुछ कुछ हम लिखवा रहे थे कल कोचिंग में, तो लिखे हुए था, फिर आकर के बोला कि सर सब चीज़ तो सही है, समझ में भी आया, लेकिन जो हम लिखे हैं आपके लिखवाने के बाद, इसको सर हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम बोले कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको तो हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। बोला कि सर एक टॉपिक कम पढ़ाइएगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बताइएगा। तो वही चीज़ अगर वैसा है तो, ऐसा नहीं है ना, तो बहुत अच्छा है यार। लिखेंगे इसमें कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को, ये बात आपको था पहले से पता, ये आइडिया था आपको? था आइडिया आपको था? हाँ, करंट में हो चुका है तो। अच्छा, यहाँ पढ़ाया गया था? अच्छा, रेहान जी पढ़ाए थे, ठीक है। तो वैधानिक दर्जा के बारे में पता था कि मिल चुका है, ठीक है ठीक है। तो बोलना था, इसको छोड़ देते हैं। जिससे सुरक्षा निरीक्षण मजबूत हुआ, जिससे सुरक्षा निरीक्षण मजबूत हुआ। grants statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board to enhance regulatory independence and safety oversight. Enhance regulatory independence and safety oversight. ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे सुरक्षा निरीक्षण मजबूत हुआ। अगला है संवेदनशील परमाणु गतिविधियों पर केंद्र सरकार का संप्रभु नियंत्रण बरकरार रखा गया। संवेदनशील परमाणु गतिविधियों पर केंद्र सरकार का संप्रभु नियंत्रण बरकरार रखा गया, ठीक है। यानी कि जो सेफ्टी सेंसिटिव न्यूक्लियर एक्टिविटी है, समझ में आ रहा है बात? जैसे कि नहीं होता है कि जैसे कि आप लोग बैठे हुए हैं घर में, चीज़ों को समझिए, याद रहेगा इस चीज़ से। आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ मुद्दा पे बातचीत मम्मी छेड़ दी पापा से, देखिए बिजते थे कि ऐसे कि तुम अभी बाहर जाओ, बाहर जाओ, पढ़ो, जाओ उधर, जाओ सो जाओ, या खाना बहुत दूर निकाल कर रखा हुआ है, जाओ वहाँ खाना निकाल कर रखा हुआ है बहुत देर से। तो वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा पे बात हो रहा है, वो लीक नहीं होना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कौन है जो फिर रूम से निकल करके बगल में खड़ा है मोबाइल लेकर के, ऐसे कान इधर दरवाजा है तो प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा वैसा ही होता है, वो सेंसिटिव मुद्दों को जानना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, जब फॉरेन प्लेयर्स को, बहुत सेंसिटिव चीज़ है ना भाई, ये सेफ्टी सेंसिटिव न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ में सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल रहेगा? तो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा। लिखेंगे कि रिटेन द सेंट्रल गवर्नमेंट
रिटेन द सेंट्रल गवर्नमेंट सोवरेन कंट्रोल ओवर retains the central government sovereign control over strategic and safety sensitive nuclear activities. क्लियर है? कि 5 रुपया लगता है यार एक वर्ड पे, फिर से बोलने का बहुत नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रीमियम चीज़ों के लिए ये ख़त्म हो गया, एक बार ही बोलना है, मना किए हैं हमको। बोले हैं 2-4 बार नहीं बोलना है कि जो प्रीमियम पैकेज लेगा उसके लिए है, देख लीजिए। चलिए आगे लिखिए, हम नहीं बोल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंट्री एंड लाइबिलिटी देखिए, संवेदनशील परमाणु गतिविधियों पर केंद्र सरकार का संप्रभु नियंत्रण बरकरार रखा गया। केंद्र सरकार का संप्रभु नियंत्रण बरकरार रखा गया, हो गया। अब जो प्राइवेट सेक्टर का जो एंट्री हुआ उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे, लिखेंगे कि परमिट्स प्राइवेट कंपनीज एंड ज्वाइंट वेंचर्स टू बिल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परमिट प्राइवेट कंपनीज एंड ज्वाइंट वेंचर्स टू बिल्ड कॉमा own comma operate and decommission, permit private companies and joint ventures to build, own, operate and decommission nuclear power plants under license, nuclear power plant under license। समझ में आया बात क्या है? परमिट प्राइवेट कंपनीज लिख लिए एंड ज्वाइंट वेंचर्स टू बिल्ड, ऑन, ऑपरेट एंड डीकमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर लाइसेंस, यानी कि निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को, निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को परमाणु संयंत्रों का निर्माण, परमाणु संयंत्रों का निर्माण कौमा संचालन, निर्माण कौमा संचालन और निष्क्रियकरण लाइसेंस के अधीन, और निष्क्रियकरण लाइसेंस के अधीन करने की अनुमति। अब समझ में आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके ऊपर आपका मालिकाना हक होगा, और साथ ही साथ कोई प्रोडक्शन या इसको डीकमीशन भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकता है, खोल सकता है, बंद कर सकता है, और क्या कर सकता है तो उसको ऑपरेट भी कर सकता है। ये समझ में आया बात? ठीक है। अगला लिखिएगा, रिमूव सप्लायर लाइबिलिटी, रिमूव सप्लायर लाइबिलिटी, रिमूव सप्लायर लाइबिलिटी एंड म्यूट्स इट इनटू ए, एंड म्यूट्स इट इनटू ए कैप्ड ऑपरेटर लाइबिलिटी, एंड म्यूट्स इट इनटू ए कैप्ड ऑपरेटर लाइबिलिटी बेस्ड ऑन प्लांट कैपेसिटी, based on plant capacity, comma, aligning with global nuclear liability conventions। ठीक है, लिखना है रिमूव सप्लायर लाइबिलिटी एंड म्यूट्स इट इनटू ए capped operator liability based on plant capacity, comma, aligning with global nuclear liability conventions। आपूर्तिकर्ता दायित्व को समाप्त करते हुए, आपूर्तिकर्ता दायित्व को समाप्त करते हुए संयंत्र क्षमता पर आधारित, संयंत्र क्षमता पर आधारित सीमित संचालनकर्ता दायित्व लागू, आपूर्तिकर्ता दायित्व को समाप्त करते हुए संयंत्र क्षमता पर आधारित सीमित संचालनकर्ता दायित्व लागू, सीमित संचालनकर्ता दायित्व लागू
ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। ये बहुत खतरनाक सा बात है। इसका मतलब क्या हुआ? वाले 2010 का सिविल एक्ट था, उसमें जो सप्लायर था उसके ऊपर लायबिलिटी हो गया, मतलब कोई भी अगर डैमेज होता है तो उसको भी पेनल्टी भरना पड़ेगा। अब क्या है कि जो ओनरशिप जो ओन करेगा ना, जो ऑपरेट करेगा, हाँ, और उसके ऊपर लायबिलिटी हो पाएगा। उसके अकॉर्डिंग हो गया, प्रिंटर्स प्रिंट हो गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। मतलब अभी दो चीज़, एक यहाँ पे क्या किया गया कि पहले जो दायित्व था वो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी चीज़ होता है तो जो सप्लायर है उसको ही क्या किया गया है, तो जो है दायित्व दिया गया कि भाई क्यों ऐसा हुआ, वही उत्तरदायित्व था उसका। अब है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सप्लायर को कुछ भी दिक्कत नहीं पहुंचाया जाएगा, कुछ भी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? जो उस प्लांट को चला रहा है, जो उस प्लांट को क्या कर रहा है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? तो आपका आंसर का जवाब मिला। जो आप एक्सीडेंट जो करवा दे रहे थे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसका जवाब कौन देगा? अब कौन देगा? कौन देगा भाई? मतलब कौन देगा इसका जवाब? जो उस न्यूक्लियर प्लांट को क्या कर रहा है, तो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। मान के चले कि अडानी चला रहे हैं इधर दीघा क्षेत्र में एक ठो खोले हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें कुछ खराबी आया, अरे एग्जाम्पल है, खुल नहीं रहा है भाई, हाँ भैया। तो अब जो है कुछ प्रॉब्लम उसमें आया, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो जिम्मेदारी किसका है? मालिक का। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ? ना कि जो सप्लायर है, जो कि मशीन को ला करके दिया है, जो कि रॉ मटेरियल्स को ला कर दिया, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब तो सही हो गया ना। अब तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ा दिया गया है, प्रेशर बढ़ा दिया गया है कि आप ही क्या हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मान के चलिए कि तो वो स्टैंडर्ड मानक के आधार पर लेगा, तो अब तो उसका जिम्मेदारी है कि हम अच्छा ले। डबल जिम्मेदारी हो गया ना कि जो हम खरीद रहे हैं वो भी क्या रहे, एकदम अच्छा क्वालिटी का रहे। अब इसके में थोड़ा दिमाग लगाइए, ये क्यों ऐसा किया गया है? कि भाई अगर हम कुछ भेज दिए, कुछ गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग को तो यही दिख रहा है, हम लोग कितने भोले भाले हैं, हम लोग कितना अच्छा दिख रहा है कि प्राइवेट पे को डर नहीं लगेगा, लेकिन इसके पीछे झोल है एक, जो कि समझना नहीं है, मतलब लिखना नहीं है पेपर में। झोल क्या है कि अब तो अडानी डिसाइड करेगा ना कि वो किससे मशीन खरीदने के लिए है। समझ में आया बात? कि जैसे कि आपका मशीन 60 रुपये का है, इनका मशीन 20 रुपये का है, तो हम कौन वाला खरीदेंगे? नहीं, 60 वाला खरीदेंगे, 60 वाला खरीदेंगे। जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। हाँ, जैसे कि अभी जो बहुत सारा बिहार में जो ज़मीन जो दिया गया अडानी को, कैसे दिया गया था? हाँ, हम लोग कैसे मिलता है? एकड़ का कभी सोचे हैं? कट्ठा से ऊपर गए हैं कभी? हाँ, नहीं कहीं मतलब, या फिर खेती वेती का बात बीघा से ही बात करते हैं कि भाई 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा, इससे ज़्यादा कभी बात कर पाते हैं? ये बात कब कर पाते हैं? जब दिमाग में बैठा हुआ है कि वहाँ बैठने के बाद सिर्फ टेबल के अंदर ही हाथ घुसाए हुए रहेंगे, एक ठो पेन पे, एक ठो ऐसे। तो इस पोजीशन में अगर रहिएगा तो ही कुछ हो सकता है, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है भाई। पेमेंट ही कितना है? अगर 7 लेवल वाला घुसा कोई बीपीएससी में तो कितना पेमेंट है? 48,000 पहला महीना बनता है। शुरुआत में जाइएगा ना, आफ्टर डेपुटेशन पीरियड, इन ट्रेनिंग पीरियड कितना? 52,000। और फिर घटता है 40, हाँ थोड़ा घटता है फील्ड में जाने के बाद 48। तो आप लोग क्या सोचता है कि अगर ट्रेनिंग खत्म होगा तो 48 तो कहाँ जाएगा हमको नहीं पता, बैंक में रहा है कुछ भी हो, हमको तो उसको छूना ही नहीं है। काफ़ी है ना? 5 साल के बाद मिलेंगे आपसे, आप मिलिएगा ही नहीं, हम बोलिएगा वो पागल मास्टर था, वो कुछ भी बोल रहा था हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट समझ में आया बात क्या हुआ? आपको जवाब मिला? अब खुश हैं जवाब से? नहीं भी रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि इसका कुछ जो गोल है आपको हम लिखवा ही दिए हैं। क्या गोल था? बस
यही है। शांति अधिनियम एक्ट समझ में आ गया, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, कुछ डाउट है तो पूछिए। अब देखिए चूँकि अब क्लासेस जो है उसको हम लोग कंक्लूड ही करने वाले हैं, आप लोग ख़त्म करने वाले हैं, तो अब एक लास्ट पुश दे रहे हैं। जो होता है कि जो बाउंसर्स जो आ जा रहा है एग्जाम में, DSO में जो बाउंसर आया है समझ में नहीं आ रहा था, तो टॉपिक हम कुछ लिखवाते हैं। सबको क्या करना है, मेहनत करके उस टॉपिक के ऊपर में लिखना है, बाकी हम PDF प्रोवाइड करेंगे और PDF दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे चीज़ों को, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आने का चांसेस है। अब हम ये जो है लास्ट में बतला रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ेंगे, बतलाएंगे जरूर, बट ये हो चुका है क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 हो चुका है। लिखिए VBI, ऐसे सब लिखवा दें क्या, जो करंट के लिए इंपॉर्टेंट है सब लिखवा देते हैं, ठीक है। आप लोग भी लिखिएगा तो कीजिएगा क्या लिख करके, जो वो लिखेंगे तो मतलब लिख करके पढ़ेंगे, याद करेंगे, मतलब कुछ भी उनको याद कम होगा बट फिर भी याद करेंगे। आप लोग तो लिखिएगा भी नहीं, तो ऐसे बस लिख करके मजा आएगा, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन आने वाला है। क्या कर लेंगे, करेंगे, अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक पढ़ाकू बच्चा से बहुत डर लगता है। लिखेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए भाई 13 टॉपिक बता रहे हैं, 3 थोड़े में से मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0, एकदम चार्ट जाना है इसको। क्लास तो जनरली आप लोग का शायद सैटरडे को ही होगा ना, तो उस समय तक इसको लिख लेना भाई, मात्र 13 टॉपिक है, ठीक है। दूसरा है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, जो स्टारलिंक के साथ में हमारा जो हुआ है ना अभी, हाँ, तो ये सब करेंट टॉपिक बोल रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। नहीं 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 नहीं, मेंस इसी साल होगा आपका, मेंस दिसंबर में ही है, तो हाँ भाई, तो सब काम का है। हम जो अभी जो डिस्कस कर रहे थे, ये कब काम डिस्कस कर रहे थे, दिसंबर 2025 का शांति एक्ट है। तो अगर इन लोग नहीं आया या आ भी गया इन लोग में 38 मार्क्स में, तो आप में शॉर्ट में पूछ देगा, इन लोग में शॉर्ट पूछा आप में उसमें पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है ना। तो इसलिए बी मेंस रेडी बिफोर मतलब मार्च अप्रैल। इन लोग जब मेंस रेडी हो रहा है, अगर कंपटीशन में रहना है तो अप्रैल तक आपका भी मेंस कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है आफ्टर प्रीलिम्स, अभी ये बच्चा अगर इसका पहले से कंप्लीट होता तो ये अभी बैठ के क्या करता होता, अपना नोट्स को रिवाइज करते रहता। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, प्रीलिम्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रिक तो बाप रे मना किया हुआ है ट्रिक बताने से। FIR मेरे दीघा थाना में FIR है मेरे ऊपर, ट्रिक बतलाते थे बहुत ज़्यादा, हम पेनल्टी भरे हैं हम कि स्टूडेंट को ट्रिक नहीं बतलाना है। अरे तो पैसा नहीं है मेरे पास, दिक्कत ये है, ख़त्म, ये भर देगा तब ठीक है, तो भरने के तैयार हुई तो सही है। सेकेंड है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। थर्ड है साइबर क्राइम्स। देखिए साइबर क्राइम्स पे अंकुश नाम है ना, साइबर क्राइम पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखना है बता देते हैं। एक 72 देशों ने UN असेंबली में मीटिंग किया था, UN असेंबली के द्वारा, कहाँ पे हुआ था जगह, वियना, हाँ हाँ, तो ये सब जो है, और एक रिपोर्ट आया है हमारे इससे पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आया, कुछ दिन पहले अमित शाह बोल रहा था कि, सॉरी बोल रहा था नहीं, बोल रहे थे, ठीक है, ज़्यादा इज्जत हो गया, बोल रहा था ठीक है। तो वो बोल रहा था क्या कि हर एक साल 6000 करोड़ रुपया जो है खर्च होता है, मतलब बर्बाद चला जाता है इंडिया का साइबर क्राइम अटैक के कारण से। तो ये सब कुछ को मेंशन करना है। साइबर क्राइम का सब करेंट बेस्ड लिखने के लिए है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया गया मीटिंग, और दूसरा जो रिपोर्ट आया है कहाँ पे, सब वही सब लिखना है जो अभी रिसेंटली हुआ है। अगला है, आसान है और चांसेस है कि पूछा जाए, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्जियोम फॉर मिशन। एक्जियोम फॉर मिशन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्जियोम फॉर मिशन। तो इसमें से हम एक करवा चुके हैं ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन, या जिसमें डाउट होगा कि नहीं सर ये सर समझ में नहीं आ रहा खुद से लिखने, या फिर करवा दिए हैं, बाप रे कैसे हम पढ़ा दे रहे हैं।
साइबर क्राइम्स, ठीक है। अगला है शांति एक्ट एंड इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी पोटेंशियल, ये भी हो चुका है क्या? अभी करवा रहे थे ना। नेक्स्ट जो है इसरो, इसरो करवा चुके हैं हम। इसरो से जुड़ी हुई तो बहुत अच्छे से साथ करवाया गया है, डिटेल में करवाया गया है, बहुत चीज तो करवा ही दी है। अगला है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियाज स्पेस इकोनॉमी, ये नहीं हुआ है ना। इंडियाज स्पेस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का हम लोग लिखने के दिए थे इसके बारे में, NSCI के बारे में। अच्छा दिए थे, NSCI के बारे में। ठीक है, तो उसको कर लेने के लिए है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हो ही गया है अभी। अगला है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियाज स्पेस इकोनॉमी, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियाज स्पेस इकोनॉमी। अगला है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडियाज एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडियाज एआई मिशन। रोल ऑफ, बाप रे बाप, इतना आधा घंटा पहले लोग आता भी है क्लास में, हम पहली बार देख ही रहे हैं ऐसा। लोग आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कहीं टाइम से पहुंचे हों। क्लास में पढ़ाया जा रहा तब हम घुसते थे पीछे से, ठीक है। काफ़ी अच्छा गार्जियनशिप है यार, मतलब मम्मी पे आज गुस्साएंगे हम, तुम क्या सिखाई है हमको, ठीक है। लिखना है इसमें कि क्या हुआ हमारा, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिया एआई मिशन। अगला है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई इन डिफेंस सेक्टर। अगला लिखना है इंडिजेनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर, इंडिजेनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर, इंडिजेनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर, ठीक है, इंडिजेनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर। अगला है, लिख लिए कि डिफेंस सेक्टर का भारतीयकरण, ठीक है। अगला है ड्रोन, ये भाई सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी साल एग्जामिनेशन है तो सब इंपॉर्टेंट है, ये सब रेडी नहीं रहेगा तो फिर से आफ्टर प्रीलिम्स यही सब पढ़ते मिलिएगा। अगला है ड्रोन वारफेयर, ड्रोन वारफेयर, इंडियाज प्रिपेयर्डनेस एंड चैलेंज, ड्रोन वारफेयर, इंडियाज प्रिपेयर्डनेस एंड चैलेंज। इंडियाज प्रिपेयर्डनेस एंड चैलेंज। अगला है एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसमें से हम लोग कौन कौन सा कर लिए हैं बताइए। टोटल 13 टॉपिक होगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ 13 ही है ना। इसमें 5 कर चुके हैं, बचा कितना 8, तो करेंट में से जो क्वेश्चन पूछेगा इसी से पूछेगा भाई, तो 8 में से अब जो भी तो कोशिश करना है खुद से लिखने के लिए, इसको कम से कम 4-5, एक दिन में 4 तो आराम से लिखा जाएगा, 2 दिन का काम है, ये काम खत्म हो जाएगा। इसको अच्छे से क्या करने के लिए फिर बार बार रिवीजन करना है। अगर हम इसमें बात किया जाए थोड़ा सा जो हार्ड था वो तो हम करवा चुके हैं, जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट थोड़ा हार्ड था समझने के लिए। साइबर क्राइम हार्ड है, तो साइबर क्राइम बहुत अच्छे से लिखना है, इसमें बहुत सारा डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे आसान है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सियोम फॉर्मेशन, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। शांति एक्ट हम करवा ही दिए हैं, इसरो हम करवा ही चुके हैं, और प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया जी स्पेस इकोनॉमी में बहुत सारा डेटा आएगा कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट, कितना अर्निंग, ये सब टाइप का है। हाँ वो चीज़ है, ठीक है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है सिर्फ इंडिया का ही नहीं, फॉरेन प्राइवेट सेक्टर भी जो कि किस में घुसा हुआ है, इंडिया का स्पेस में घुसा हुआ है, उसको भी उनको डिस्कस करने के लिए है, तभी जाकर नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अगला है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, हो ही चुका है, करवा ही चुके हैं, जितना डेटा डाला गया है सबको एग्जाम में डालिएगा। फिर है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिया का एआई मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेक्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर डिफेंस सेक्टर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यही 2 चीज़ 3-4 चीज़ को पढ़ेंगे,
क्या क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेक्टर, इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर जो आप बोले थे कि सर डिफेंस वाला, ड्रोन वारफेयर और एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इसमें तो हम एक करवा ही चुके हैं, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो मात्र 3 बच रहा है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस से जब क्वेश्चन आएगा तो इतना ही में से आएगा, यही 4 में से आएगा कुछ ना कुछ, इससे कुछ नया नहीं आने वाला है, क्योंकि यही चीज़ हुआ है। अब पिछला मेंस से लेकर के अभी के मेंस के बीच में डिफेंस में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुआ है यही हुआ है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? इसी से पूछता है। वो तो मतलब एक वो तो मिसलेनियस में है, क्वांटम वाला जो भी चीज़ है वो अब तो नहीं पूछने वाला है, ठीक है। उसके और वाला को ही बनाना था जो उसको और में था क्वेश्चन, ठीक है, आपसे वो नहीं पूछेगा। तो अब जो पूछने का चांसेस है यही 13 क्वेश्चन में से मैक्सिमम चांसेस। इसको जितना अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ और टॉपिक जो है आप इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे इसमें कि है तो ये टॉपिक बिहार करंट से जुड़ा हुआ, बट इसमें यूज किसका है? साइंस एंड टेक का, वो भी करंट ही है भाई। तो लिखेंगे बिहार बेस्ड करेंट अफेयर टॉपिक रिलेटेड टू एसएनटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो एसएनटी से है, बिहार पॉलिसी ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस 2025, बिहार पॉलिसी ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस 2025, बिहार पॉलिसी ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 2025। बिहार का एक पॉलिसी आया है किसके ऊपर में? न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। तो एनर्जी वाला जो सेक्टर है तो पूछ देगा यहाँ से क्वेश्चन। हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बतलाए भी हैं, बट पॉलिसी से क्या करना है उसको अपडेट भी कर लेने के लिए है। एंड द बिहार पॉलिसी फॉर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, व्हाट इज पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट 2025, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट 2025, इसको आपको देखने के लिए है। बिहार का आईटी पॉलिसी को देखना है। अगला लिखिए बिहार आईटी पॉलिसी, बिहार आईटी पॉलिसी, बिहार आईटी पॉलिसी लिखेंगे इसमें कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी, ऐसे लिखना है टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन बिहार। अगर साइंस एंड टेक के नज़रिए से देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जो है मेंशन करना है आपको। तो ये हो गया भाई कंप्लीट पैकेज। अब इसका बाहर इधर उधर क्वेश्चन जो है वो नहीं खिसकेगा। चाहेंगे बैठ करके तो 9-10 घंटा पढ़िएगा तो हो जाएगा, ठीक है। लगातार आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, किसी चीज़ में दिक्कत होगा तो हम हैं, ठीक है। यही होमवर्क है जितना मैक्सिमम तो हम देख लेते हैं। मोबाइल में तो नहीं, टैब में खोलेंगे तो हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी सिलेबस कभी जो है आपका कंप्लीट हो गया।